प्रोटॉन की डिस्कवरी गोल्डस्टीन ने की थी, न्यूट्रॉन की डिस्कवरी चैडविक ने की थी। तो उसके बाद बहुत सारे मॉडल्स आए। सबसे पहले जिस मॉडल को रिकॉग्निशन मिली थी, आई टोल्ड यू इट वाज थॉमसन। थॉमसन का हमने डिस्कस कर लिया था कि एटम गोल है, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स बीच में एम्बेडेड है। बट अकॉर्डिंग टू थॉमसन पॉजिटिवली चार्ज पूरा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड था। लेकिन जब रदरफोर्ड आया एंड ही डिड अल्फा रे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, तो उसने क्या देखा कि जब गोल्ड के मेटल के एटम्स के साथ अल्फा रे स्कैटर कर रहे थे तो मोस्ट ऑफ द अल्फा रेज पास्ड अनडेविएटेड। 99% ऑफ द अल्फा रेज जैसे आ रही थी वैसे जा रही थी। तो वहां से पता लगा मोस्ट ऑफ द स्पेस इन द एटम इज एम्प्टी, और सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज कहां पे कंसंट्रेटेड है? इनसाइड द सेंटर विच इज नोन एज न्यूक्लियस, राइट। बट आई टोल्ड यू काफी सारे क्वेश्चंस का आंसर रदरफोर्ड नहीं दे पाया था। रदरफोर्ड से क्वेश्चन पूछा गया कि अगर इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं बाहर और उनके ऊपर नेगेटिव चार्ज है और न्यूक्लियस के अंदर कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव, तो इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन को अट्रैक्ट करके बीच में क्यों नहीं आ जाते? लाइक व्हाई डोंट द इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्विंग इन द ऑर्बिट फॉल इनसाइड द न्यूक्लियस? ऐसा कौन सा फोर्स है जो इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस में गिरने नहीं दे रहा जबकि उनके बीच में तो अट्रैक्शन हो रही है? तो उसके बाद बोहर मॉडल आया। बोहर मॉडल ने सबसे पहले तो ये बोला, यानी कि जो बोहर मॉडल के पोस्टुलेट्स पूछ लिए जाते हैं, जो पहला पोस्टुलेट था बोहर मॉडल का, दैट वाज इंस्पायर्ड फ्रॉम रदरफोर्ड। उसने पहले पोस्टुलेट में कोई खास चीज नहीं बताई, वो वही बताई जो रदरफोर्ड ने बताया कि बीच में न्यूक्लियस होता है, आसपास क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स। सो द मॉडल लुक्स लाइक अ सोलर सिस्टम, जैसे प्लैनेट्स गोल गोल घूमते हैं। तो अब मैंने तुम्हें बोला था कि क्या होता है कि जब तुम गोल गोल घूमते हो, जैसे मान लो आप कार चला रहे हो, अगर आप कार तेजी से गोल गोल घुमाओगे तो जो बंदा खिड़की पे बैठा होगा उसको लगेगा मैं बाहर गिर जाऊंगा। दैट मीन्स जब कोई भी चीज गोल गोल घूमती है उसको एक आउटवर्ड पुल मिलता है जिसको बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। कौन सा फोर्स बोलते हैं? सेंट्री। तो बोहर ने बोला कि एक्चुअली इलेक्ट्रॉन अंदर क्यों नहीं गिरते, क्योंकि जितना उनको अंदर की तरफ फोर्स मिल रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पॉजिटिव प्रोटॉन से, उतना ही उनको बाहर की तरफ भी फोर्स मिल रहा है गोल गोल घूमने की वजह से। तो वो दोनों फोर्स एक दूसरे को बैलेंस कर देते हैं। तो बोहर ने इस बात की क्लैरिटी करी। रदरफोर्ड के पास इस बात का आंसर नहीं था कि जब इलेक्ट्रॉन गोल गोल घूमते हैं व्हाई डोंट दे फॉल इनसाइड द न्यूक्लियस, वो न्यूक्लियस में क्यों नहीं गिर जाते? सो इट वाज बोहर हु टोल्ड कि जब कोई चीज गोल गोल घूमती है तो उनकी तरफ एक आउटवर्ड फोर्स भी लगता है विच इज नोन एज सेंट्रीफ्यूगल, जिसका फॉर्मूला क्या होता है? mv²/r। और एक अंदर की तरफ फोर्स लग रहा है, इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन k q1 कूलम्बिक फोर्स तो सबको पता है, k q1 q2 सो ये दोनों फोर्स एक दूसरे को बैलेंस कर देते हैं। तो नाउ लेट्स हैव अ लुक ऑन द पोस्टुलेट्स। हरी अप, आई गिव अ क्विक रिकैप। लेकिन मैं आपको बता रही हूं कि अगर कोई चैप्टर 2 रिवाइज कर रहा है उसको बोहर मॉडल से स्टार्ट करना है, बिकॉज आई एम टेलिंग यू आपको न्यूमेरिकल आए, पोस्टुलेट्स आए, you are going to expect a lot of question. पहला postulate क्या आता है एरिक? Out of the class. Atom consists of positively charged protons surrounded by negative charge electron. Second postulate में उसने क्या बोला? उसने बोला कि जो न्यूक्लियस होता है उसके कितने डिस्टेंस के बाद ऑर्बिट स्टार्ट होगा। मतलब अगर आपकी एटम बनाने की फैक्ट्री हो तो अगर आपने न्यूक्लियस बनाया तो आप कितने रेडियस से पहला ऑर्बिट रखोगे। तो बोहर ने चीज ऑब्जर्व करी कि इलेक्ट्रॉन उस ऑर्बिट में घूमता है जिस ऑर्बिट में उसके एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू h/2π के बराबर आती है। अब मैंने उस दिन आपको बताया था कि एंगुलर मोमेंटम होता क्या है। एक होता है मोमेंटम होता है मास इनटू वेलोसिटी। मोमेंटम से पता लगता है कि बॉडी में कितना मोशन है। जैसे मैं हमेशा एक एग्जांपल देती हूँ मोमेंटम को एक्सप्लेन करने के लिए कि अगर एक बच्चा मेरी तरफ भागता हुआ आ रहा है और उसी टाइम एक कोई सांड मेरी तरफ भागता हुआ आ रहा है ना, विद द सेम वेलोसिटी, बट यू नो द मोशन कंटेन्ड इन द दैट स्मॉल बेबी इज लेस, क्योंकि उसका मास कम है।
तो जब when he will come towards me, I will just pick him up और I will not run. लेकिन अगर वही दूसरे के केस में मेरे को भागना पड़ेगा, जबकि वो दोनों सेम वेलोसिटी से भाग रहे हैं. So what is my point is कि mass into velocity which is known as momentum is a very important physical quantity. फिजिक्स में बहुत बार मोमेंटम की बात होती है, बिकॉज दैट मोमेंटम का जो फिजिकल मीनिंग है, फॉर्मूला सबको पता है, मोमेंटम इज मास इनटू वेलोसिटी, बट उसका फिजिकल मीनिंग क्या होता है? फिजिकल मीनिंग मोमेंटम का होता है, इट इज द मोमेंटम, इट इज गोइंग टू टेल यू अबाउट द क्वांटिटी ऑफ मोशन. चाहे वो बच्चा और चाहे वो एनिमल, दे बोथ आर रनिंग विद द सेम वेलोसिटी, लेकिन उनका मास अलग अलग है, तो उसका इम्पैक्ट भी क्या होगा? अलग होगा. इतना अलग होगा इम्पैक्ट कि अगर एक बच्चा है तो मैं उसको उठा सकती हूँ, बट ऑन द अदर हैंड इफ इट इज एन एनिमल देन आई हैव टू रन अवे, राइट? सो मैं वही चीज बोल रही थी कि जैसे एक लीनियर मोमेंटम मास इनटू वेलोसिटी एक इंपॉर्टेंट फिजिकल क्वांटिटी होती है, उसी तरह जब जो कोई चीज गोल गोल घूमती है उसकी एक इंपॉर्टेंट फिजिकल क्वांटिटी होती है एंगुलर मोमेंटम, विच इज नॉट वेरी मच डिफरेंट फ्रॉम लीनियर मोमेंटम. इट इज m इंटू v इंटू आर. एंगुलर मोमेंटम कब निकाला जाता है? जब कोई चीज गोल गोल घूमती है, और इलेक्ट्रॉन गोल गोल घूम रहे हैं न्यूक्लियस के अराउंड, इलेक्ट्रॉन कैसे घूम रहे हैं? गोल गोल. तो बोहर ने एक चीज ऑब्जर्व करी कि भगवान ने ना कुछ तो ऐसा कुछ किया है कि इलेक्ट्रॉन उस ऑर्बिट से शुरू होता है या उस रेडियस पे शुरू होता है जहां उसके m इंटू v इंटू आर की वैल्यू कहां किसके बराबर होती है? h अपॉन, या फिर m इंटू वी इंटू आर की वैल्यू ट्वाइस होती है h अपॉन 2 पाई के, या एम वी आर की वैल्यू थ्राइस होती है. उसने कहा मुझे नहीं पता ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों भगवान ने किया कि ऑर्बिट उस डिस्टेंस पे रखा जहां पे उसके एम वी आर की वैल्यू h अपॉन 2 पाई के बराबर हो रही थी. कहता मुझे पता नहीं क्यों है, बट ऐसा है. तो उसने पोस्टुलेट बना दिया कि ओनली दोज ऑर्बिट्स आर परमिटेड, सिर्फ वही ऑर्बिट्स अलाउड हैं जिसका रेडियस उतनी दूरी पर होगा जहां पे उसके m इंटू वी इंटू आर की वैल्यू किसके बराबर बन रही होगी? h अपॉन 2 पाई के n टाइम्स. n कुड बी 1, n कुड बी 2, n कुड बी 3, बट n कैन नॉट बी 1.5, यानी कि इंटेग्रल मल्टीपल होना चाहिए. h अपॉन 2 पाई का क्या होना चाहिए? इंटेग्रल मल्टीपल, यानी कि या तो m इंटू वी आर की वैल्यू h अपॉन 2 पाई के बराबर हो सकती है, या h अपॉन 2 पाई के डबल हो सकती है, या क्या हो सकती है? ट्रिपल हो सकती है, बट इट कैन नॉट बी इन फ्रैक्शन. ओके, वेयर h वाज द प्लैंक्स कांस्टेंट. ठीक है, 6.6 इंटू 10 की पावर -34. ये तो आपको अभी प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी में दोबारा भी आएगा, बट अब आपको इसकी वैल्यू याद भी होनी चाहिए. पाई यू नो 3.14. उसके बाद थर्ड पोस्टुलेट क्या आया था? थर्ड पोस्टुलेट था, बोहर नॉट ओनली गेव दिस पोस्टुलेट कि कितने रेडियस पे ऑर्बिट होगा, बट ही आल्सो गेव द एग्जैक्ट वैल्यू हाउ टू कैलकुलेट रेडियस. अगर मैं आपको बोलूं कि आपका इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट में है तो उसका रेडियस कैलकुलेट करके बताओ. मुझे थ्योरी मत बताओ कि m इंटू वी इंटू आर h अपॉन 2 पाई, मुझे एग्जैक्ट रेडियस की वैल्यू बताओ. तो बोहर ने प्रॉपर कैलकुलेशन करी. ये डेरिवेशन आपके सिलेबस में नहीं है, बट मैंने आपको जब फर्स्ट टाइम पढ़ाया था, अगर मैं सीधा फॉर्मूला दे देती तो मैंने आपको बताया था कि एक्चुअली फॉर्मूला कैसे डिराइव किया था. कूलम्बिक फोर्स इज ऑलवेज इक्वल टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स. बोर ने कहा था कि जितना उसको आउटवर्ड फोर्स लगेगा उतना ही इनवर्ड फोर्स लगेगा. आउटवर्ड फोर्स कौन सा लगता है गाइस? सेंट्रीफ्यूगल. इनवर्ड कौन सा लगता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक या कूलम्बिक. वन एंड द सेम थिंग. सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का क्या फॉर्मूला था? mv स्क्वायर बाय कूलम्बिक फोर्स का क्या फॉर्मूला होता है? k इंटू Q1 बाय Q2 बाय. इफ डेरिवेशन को करते 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 जो कि आपके सिलेबस में है नहीं, हमने एक बहुत बिग सा फॉर्मूला निकाला था रेडियस का जिसमें सारे कॉन्स्टेंट्स ही थे. तो जब हम सारे कॉन्स्टेंट्स पुट कर दिए हमने, वी आर लेफ्ट विद दिस फाइनल फॉर्मूला दैट रेडियस ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन एनी ऑर्बिट इज गिवन बाय n स्क्वायर इंटू 0.529 एंगस्ट्रॉम अपॉन z. यानी कि अगर आपको, मैंने खुद क्वेश्चन देखे एग्जाम में आते हुए कि कैलकुलेट द बोहर रेडियस ऑफ फिफ्थ ऑर्बिट, तो आपको n की वैल्यू 5 पुट करनी है, बट फॉर दैट यू नीड टू रिमेंबर द फॉर्मूला. नीचे z क्यों लगाया है? क्योंकि बोहर का जो ये मॉडल था, इट वॉज एप्लीकेबल नॉट ओनली फॉर हाइड्रोजन बट इट वॉज ऑल्सो एप्लीकेबल फॉर हाइड्रोजन लाइक एटम्स. यानी कि अगर आपको बोहर रेडियस हीलियम के लिए पूछ लिया जाए तो आप ये फॉर्मूला लगा सकते हो, बट आपको हीलियम के लिए z की वैल्यू क्या पुट करनी पड़ेगी? 2.
अगर आपको बोर का क्वेश्चन रेडियस लिथियम के लिए कैलकुलेट करना आ जाए तो आपको z की वैल्यू क्या पुट करनी पड़ेगी 3। ओनली हाइड्रोजन के केस में आपको z की वैल्यू पुट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हाइड्रोजन के केस में z की वैल्यू 1 होती है, तो आप z लो या ना लो, इट इज 1 एंड सो यू गाइज हैव टू रिमेंबर दिस फॉर्मूला। मेरे साथ बोलो, व्हाट इज द बोर रेडियस? n square by 0.529 एंड डू नॉट बी इन अ हरी। इतनी जल्दी मत करना क्वेश्चन को करने की, क्वेश्चन में हीलियम का क्वेश्चन हो, आप 0.529 n स्क्वायर लगा दो, नीचे z लगाओ ही ना, या z नीचे लगा दिया, क्वेश्चन हाइड्रोजन का है, हाइड्रोजन के केस में नीचे z लगाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि उसके लिए z की वैल्यू क्या होती है। सो वेरी केयरफुली एंड वेरी क्लियरली यू रीड द क्वेश्चन कि आपको बोर रेडियस हाइड्रोजन का कैलकुलेट करना है, हीलियम का कैलकुलेट करना है या लिथियम का कैलकुलेट करना है, अकॉर्डिंगली आप नीचे z लोगे। The next postulate, next postulate बोर ने दिया कि जब इलेक्ट्रॉन किसी ऑर्बिट में घूमता है, if you are doing some maths work, leave my class, whatever subject you are doing, I am not a fool here, I don't care। मैं पढ़ा रही हूं तो मेरे पढ़ाने के टाइम आप केमिस्ट्री का काम भी नहीं कर सकते। मेरे लिए वो स्टूपिड होगा बच्चा जो इंस्टेड ऑफ लिसनिंग टू मी विल बी डूइंग सम वर्क, चाहे वो मेरे ही सब्जेक्ट का क्यों ना हो। आपको मैं हर बार बोलती हूँ कि अगर आप टीचर को सुन लो, एक टीचर के लेक्चर में इतनी ताकत होती है कि अगर आप बिना पढ़े भी टेस्ट के चले जाओगे, बट प्रोवाइडेड आपने लेक्चर अच्छे से सुना था, आप फेल नहीं हो सकते, क्योंकि आपको एक ही चीज बार बार रिपीट करी जा रही है। एक फॉर्मूले को 10 बार रिपीट करने का मुझे कोई शौक नहीं है। द पर्पस इज कि वो आपके दिमाग में याद हो जाए, एंड ओनली दोज जिन्होंने ये चीज एक्सपीरियंस करी है कि लेक्चर सुनने का। आई हैड फ्यू स्टूडेंट्स इन द लास्ट ईयर ऑल्सो जो 12th में थे, एंड यू नो मैनी टाइम दे यूज्ड टू कम टू गिव द टेस्ट एंड से कि मैम हमने कल पढ़ा नहीं है बट हम टेस्ट देने आए हैं, जितना आपका सुना था हमें याद है, और वो उतने ही सुनने से टेस्ट दे देते थे एंड दे यूज्ड टू गेट गुड मार्क्स। तो मोरल ऑफ द स्टोरीज ये नहीं है कि पढ़ के मत आओ, कई बार ऐसी इमरजेंसी होती है कि हमें टाइम नहीं मिलता, बट जिन लोगों ने लेक्चर्स को अच्छे से सुन रखा होता है, सच अ पावरफुल थिंग इट इज। एंड यू नो ऑलवेज आई हैड अ हैबिट इवन इन माय पोस्ट ग्रेजुएशन ऑल्सो कि जो टीचर लेक्चर में पढ़ाती थी ना, वो तो हमारे लिए क्या होता है कि आई यूज्ड टू नोट इट डाउन, बिकॉज जब आप पोस्ट ग्रेजुएशन में होते हो, आप साथ साथ जॉब भी कर रहे होते हो, साथ साथ आप पार्ट टाइम कुछ कर रहे होते हो, तो आपके पास इतना टाइम नहीं होता कि घर में आप आओगे, यू रीच बाय 7 o'clock इन द इवनिंग एंड देन आप और कुछ भी साइड बाय साइड करो व्हेन यू आर गोना स्टडी। तो जिन लोगों ने लेक्चर अच्छे से सुना होता है, मेन पॉइंट्स लिखे होते हैं, वो बच्चे पेपर में कभी भी यू नो दे कैन नॉट बी लाइक फेलिंग इन द एग्जाम, या कभी कुछ ऐसी सिचुएशन नहीं आ सकती, क्योंकि वही तो उसी से तो सब कुछ मिलता है। उस टाइम आप केमिस्ट्री का ही कर लो तो क्या मैं क्या बोलूंगी कि वाओ वेल डन, डू नॉट डू एनीथिंग एल्स, एंड इफ यू रियली हैव टू डू समथिंग यू कैन यूज अनदर रूम, बट टेल मी कि आज मैं आपके क्लास नहीं लगाऊंगा। What you are doing, you are not giving justification to any of the things। ना तो आप क्लास में हो, ना आप जिस सब्जेक्ट का होमवर्क कर रहे हो, ना आप उसमें आप कोई एफिशिएंसी दिखा रहे हो, you are zero both the ways। तो एनी हाउ वेलोसिटी का भी उसने फॉर्मूला कैलकुलेट करा, डेरिवेशन आपके सिलेबस में नहीं है, आपने फॉर्मूला डिराइव करके याद कर लेना है। वेलोसिटी इज गिवन बाय z by n, रेडियस में n स्क्वायर ऊपर था, z वेलोसिटी के फॉर्मूले में एक तो m स्क्वायर नहीं है, ना ऊपर स्क्वायर है ना नीचे स्क्वायर है, ऊपर z है नीचे, और वैल्यू क्या होती है वेलोसिटी कैलकुलेट करने की 2.18 इंटू 10 की पावर 8 सेंटीमीटर पर, देखो यूनिट्स में भी ध्यान दो, सेंटीमीटर में आ रही है, मीटर में नहीं आ रही। देन एनर्जी, द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज हाउ टू कैलकुलेट द एनर्जी, कि अगर इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट में है तो उसकी एनर्जी कैसे कैलकुलेट करनी है। तो देयर आर 3 फॉर्मूलाज। Three formulas are there. You can calculate energy in joule, you can calculate it in kilojoule, you can calculate it in electron volt. If it is not mentioned, तो आप किसी भी यूनिट में कैलकुलेट कर सकते हो। यूजुअली जूल में निकाली जाती है, -21.8 इंटू 10 की पावर -19। इसमें z स्क्वायर ऊपर है, n स्क्वायर नीचे है। तो देखो रेडियस के फॉर्मूले में n स्क्वायर बाय z था, वेलोसिटी के फॉर्मूले में z बाय n है,
एनर्जी के फॉर्मूले में दोनों स्क्वायर है, ऊपर भी और जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर, ठीक है। ये तीनों फॉर्मूले आपको याद करने हैं। तो इस पे हम न्यूमेरिकल्स, एक ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करो सारे, हरी अप। कैलकुलेट द रेडियस ऑफ बोर्स फिफ्थ ऑर्बिट। रफ में करना है, कोई क्वेश्चन लिखना मत, सिर्फ पीछे का पेज निकालिए, मेरे को फिफ्थ ऑर्बिट हाइड्रोजन एटम का रेडियस कैलकुलेट करके दिखाइए और हीलियम पॉजिटिव का थर्ड ऑर्बिट का रेडियस कैलकुलेट करके दिखाइए। हरी अप, तभी रिवीजन होगी। कैलकुलेट द रेडियस ऑफ बोहर्स फिफ्थ ऑर्बिट। आपने फॉर्मूला लगाना है, याद है फॉर्मूला फिफ्थ ऑर्बिट के लिए? रेडियस इज इक्वल टू 0.529 n स्क्वायर बाय z। इतनी देर में तो रेडियस कैलकुलेट हो चुका होना चाहिए था। यस एरिक, क्या 2 पॉइंट तो कुछ नहीं आ रहा, एक कैलकुलेशन करनी होती है वो भी नहीं होती, तो पता ही नहीं है ना n स्क्वायर नहीं कुछ, क्या व्हाट इज द यूनिट? तो पहला पार्ट था आपको फिफ्थ ऑर्बिट का निकालना था, लेकिन फॉर हाइड्रोजन, तो नीचे z की वैल्यू 1 ले ली बिकॉज हाइड्रोजन है, एंड बिकॉज यू हैव टू कैलकुलेट इट फॉर द फिफ्थ ऑर्बिट, यू पुट n की वैल्यू एज 5। तो 5 का स्क्वायर 25 मल्टीप्लाई करके सिंपल कैलकुलेशन है। बट अगला ही पार्ट आपको थर्ड ऑर्बिट का निकालना है, लेकिन फॉर हीलियम थर्ड ऑर्बिट का निकालना है, तो n की वैल्यू आपने क्या पुट कर दी? 3, और नीचे z की वैल्यू आपने क्या पुट करी? बिकॉज इट इज फॉर हीलियम, एंड द रेस्ट इज द कैलकुलेशन। So they are easy formula, they are easy numericals। अगर आपको फॉर्मूला पता है, you just have to put the values, and I tell you ऐसे न्यूमेरिकल, बेसिक न्यूमेरिकल्स भी आते हैं। I've seen questions coming like this, but जो लोग क्वेश्चंस फॉर्मूले भूल जाएंगे, वो इधर उधर देख रहे होंगे कि कोई बता दे, तो वो काम नहीं करना, you have to learn them। अगला निकालो, नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। Now you have to calculate the energy associated with the first orbit of helium positive। अब एनर्जी कैलकुलेट करने के, वैसे मैंने बोला था कि बहुत सारे फॉर्मूलाज हैं, बट वी जनरली वी गो फॉर द जूल। तो जूल में क्या था फॉर्मूला? माइनस जो 21.8 याद कर रखे हैं उनकी पावर 19 होती है, जो 2.18 कर रहे हैं वो 10 की पावर -18। तो डोंट गेट कंफ्यूज, 10 की पावर -18 में भी निकाल सकते हो, 10 की पावर -19 में भी एक ही याद करो। अगर आपने 21 वाला याद किया हुआ है तो 10 की पावर -19 आ रही होगी, अगर आपने -2.18 याद किया तो दिस इज द थिंग। तो z स्क्वायर, व्हाट इज z यू गोना पुट? हीलियम, and what is n? 3. Why? So वही ध्यान ही नहीं है, देखा क्या? यू आर नॉट इन द क्लास। नहीं तो ये चीजें मुझे नहीं पता, मेरे को आपसे क्यों पूछनी है। z की वैल्यू हमने 2 क्यों ली? बिकॉज दिस इज फॉर हीलियम, एंड n we have taken 1 because in the question it is clearly mentioned that you have to calculate it for the first orbit, so very clearly you can do it। yeah, व्हाट इज द रेडियस? इसी ऑर्बिट का अगर रेडियस निकालना है, दोबारा फॉर्मूला रिवाइज हो गया, n स्क्वायर बाय, एनर्जी के फॉर्मूले z स्क्वायर बाय n स्क्वायर है। एनर्जी के फॉर्मूले में एक तो रेसिप्रोकल है और ऊपर भी स्क्वायर है, नीचे भी। रेडियस के फॉर्मूले में z पे स्क्वायर नहीं है, n पे है, और n स्क्वायर ऊपर चला जाएगा। तो ये याद रखना है, उधर z स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर है, इधर n स्क्वायर बाय z है। सो सिर्फ कहानी फॉर्मूले याद करने की है, फॉर्मूला याद है, करेक्ट है, एंड इट इज वेरी डिसअपॉइंटिंग जब फॉर्मूला ही गलत होता है, बच्चे ऊपर z ले रहे होते हैं, नीचे n ले रहे होते हैं, स्क्वायर लगाना है तो लगा नहीं रहे होते, तो उसमें टीचर इज हेल्पलेस। तो आपने जब बोर मॉडल रिवाइज भी करना है ना, एक पेज पे सारे इसके फॉर्मूले लिख देने हैं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? Yes, ma'am.
बस अब देख लो, बट करने की जरूरत नहीं है, सारे एक बार बोर्ड पे क्विक रिव्यू ले लो। हाँ, वेरी गुड, 0.2645। सो ये लोग पागल नहीं है जो बैठ के कैलकुलेट कर रहे हैं। करा हमने सब कुछ हुआ है, लेकिन रिवीजन का मतलब है अगर एक न्यूमेरिकल 10 बार भी करने की जरूरत पड़े तो यू हैव टू डू इट विद हैंड्स। हेलो, आउट, क्या क्या नहीं, डोंट टॉक। अगला क्वेश्चन क्या है, कैलकुलेट द एनर्जी विद द फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ ऑर्बिट इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब इसमें मेंशन है कि आपको एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कैलकुलेट करनी है, तो आपको यही फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, बिकॉज जो आपने पीछे न्यूमेरिकल में एनर्जी का फॉर्मूला यूज किया दैट इज 2.18 इंटू 10 की पावर -18, बट दैट वाज इन जूल। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बोला है तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट का फैक्टर क्या था, -13.6। आरुष, आप आगे से फर्स्ट बेंच पे बैठा करो। चेयर, अब भी आप कौन होते हो डिसाइड करने वाले? हु आर यू? मैं कह रही हूं कि पीछे वाले कोई भी वर्ड ना अटर करें। सिट लाइक स्टैचूज। -13.6 इंटू जेड स्क्वायर बाय, एंड बाय वी हैव यूज्ड दिस फॉर्मूला क्योंकि उन्होंने मेंशन किया कि आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम में निकालनी है। नाउ देखो, पहले में कितनी आई, जब उन्होंने n की वैल्यू नीचे 1 पुट करी तो कितनी एनर्जी आई गाइस, हार्दिक सेकंड में कितनी आई है, थर्ड में, फोर्थ में। सो गाइस व्हाट यू ऑब्जर्व इज दिस कि जब हमने फर्स्ट की निकाली तो एक वैल्यू आई -13.6। हियर आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन द वैल्यू, हियर आई एम इंटरेस्टेड टू ब्रिंग यू अ वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन कि जैसे ही हम फर्स्ट ऑर्बिट से सेकेंड ऑर्बिट में जा रहे हैं वैल्यू नेगेटिव में कम हो रही है, और नेगेटिव में छोटा नंबर क्या होता है। सो दैट मीन्स द कंक्लूजन इज दिस कि फर्स्ट ऑर्बिट से ज्यादा एनर्जी सेकेंड ऑर्बिट की है, सेकेंड ऑर्बिट से ज्यादा थर्ड ऑर्बिट की है। तो बोहर ने बोला कि लेट्स से अगर इलेक्ट्रॉन को फर्स्ट ऑर्बिट से सेकेंड ऑर्बिट जाना है, क्योंकि फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी सेकंड से कम थी, लाइक आई एम सेइंग जो भी वैल्यू थी -13.6, सेकंड की थी -3.4। कहने का मतलब है कि जब इलेक्ट्रॉन अपनी ग्राउंड स्टेट में होता है, जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन में फर्स्ट शेल में होगा इलेक्ट्रॉन, लेकिन अगर हाइड्रोजन को सेकेंड ऑर्बिट में जाना है तो उसको जितनी फर्स्ट से सेकेंड ऑर्बिट की एनर्जी ज्यादा है, कितनी ज्यादा है, फर्स्ट की कितनी थी -13.6, सेकंड की कितनी है -3.4। तो मैं पूछूंगी कितनी ज्यादा है सेकंड की, तो आप बोलोगे मैम -3.4, डिफरेंस निकाल के देख लेते हैं, -3.4 माइनस ऑफ -13.6, तो लेट्स से 10 इज द गैप। तो मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रही हूँ कि अगर इलेक्ट्रॉन को फर्स्ट ऑर्बिट से सेकेंड ऑर्बिट में जाना है तो उसको आपको 10 जूल एनर्जी देनी पड़ेगी, 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जितनी भी वो वैल्यू है उसको उतनी एनर्जी मिलेगी। तो वो ऊपर चला जाएगा। अगर उसको फर्स्ट से थर्ड में जाना है तो आपको देखना पड़ेगा कि फर्स्ट और थर्ड की एनर्जी में कितना डिफरेंस है। फर्स्ट की एनर्जी -13.6 थी, तो एक फॉर्मूला ही बना दिया उन्होंने। दिस इज द फॉर्मूला, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आई एम टेलिंग यू, यू हैव नो आइडिया कि ये कितना इंपॉर्टेंट है। जब आपको एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जंप करना होता है तो आपको कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी, दोनों के बीच का डिफरेंस। अब हम बार बार वैल्यूज थोड़ा माइनस करेंगे, ये तो बाय चांस आपको याद है कि फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी -13.6 है, दूसरे की -3.4 है, तो आपने माइनस करके गैप निकाल भी लिया। कल को मैं ये बोल सकती हूँ कि इलेक्ट्रॉन सेकंड से फिफ्थ ऑर्बिट में जा रहा है तो उसको कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब करनी पड़ेगी। तो आप सिंपल क्या करोगे, ये फॉर्मूला लगाओगे, -13.6 z² upon n2² was the energy of second orbit and -13.6 z² upon n1² was the energy of the first orbit। अब इसमें -13.6 z² कॉमन फैक्टर है, इसको मैंने क्या ले लिया, तो मैं यार चुप कर जाओ, तो दिस इज अ फॉर्मूला दैट यू नीड टू रिमेंबर। अब क्वेश्चन कैसे आएगा,
क्वेश्चन अगर आपको आता है कि कैलकुलेट द एनर्जी एसोसिएटेड विद फिफ्थ ऑर्बिट, फिर तो आप सिंपल फिफ्थ ऑर्बिट का निकालना है, फिर तो आप सिंपल लोगे -13.6 z²/n²। लेकिन अगर आपको आता है कि इलेक्ट्रॉन की फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी निकालो, अब यू नीड टू अंडरस्टैंड दीज टर्म्स। फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन अपने फर्स्ट ऑर्बिट से अपने अगले ऑर्बिट पे जा रहा है। एक्साइट करने का क्या मतलब है कि आपने उसको एनर्जी दी। अब जब आपने उसको एनर्जी दी, आपने उसको एक्साइट किया, वो फर्स्ट से सेकंड ऑर्बिट में भी जा सकता है, फर्स्ट से थर्ड ऑर्बिट में भी जा सकता है। लेकिन अगर मेंशन है कि आपने उसको फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी दी है, तो मतलब आपने उसको उतनी एनर्जी दी है कि वो एक्साइट होके बिल्कुल अपने इमीडिएट ऑर्बिट के पास जाए। तो फर्स्ट के बाद इमीडिएट ऑर्बिट कौन सा आता है? तो अगर आपको कैलकुलेट करनी है फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी, तो मतलब n1 की वैल्यू क्या पुट करनी है? 1, क्योंकि हाइड्रोजन में इलेक्ट्रॉन कौन से ऑर्बिट में होता है? ग्राउंड स्टेट में हाइड्रोजन एक ही तो इलेक्ट्रॉन होते हैं, कौन से ऑर्बिट में होता है? लेकिन अगर आप उसको एक्साइट कर रहे हो तो n2 की वैल्यू क्या ले लेनी है? अब कोई बच्चा ये पूछ सकता है कि मैम एक्साइट होके वो थर्ड में भी तो जा सकता है, बट अगर आपको मैं बोल रही हूँ मैंने फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी दी है, इसका मतलब मैंने उसको सिर्फ उतनी एनर्जी दी है जितनी एनर्जी पाकर वो अपने अगले ऑर्बिट में गया हो। अगर लिखा होता कैलकुलेट सेकेंड एक्साइटेशन एनर्जी, तब आप बोलते कि वो फर्स्ट से थर्ड में जा रहा है। ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हेनेवर यू एक्साइट द इलेक्ट्रॉन, या तो आपको मेंशन होगा कि इलेक्ट्रॉन सेकंड से फिफ्थ में जा रहा है, फिर तो आपने n1 2 ले लेना है, n2, या तो आपको क्वेश्चन में क्लियरली बताया होगा कि इलेक्ट्रॉन कहां से कहां जंप कर रहा है। जहां से जहां कर रहा है एक वैल्यू n1 की ले लेनी है और एक वैल्यू किसकी ले लेनी है। बट इफ वर्ड्स आर लाइक दिस कि आपने इलेक्ट्रॉन को एनर्जी दी और वो आयनाइज हो गया, बाहर चला गया, फिर क्या लोगे? n1 और n2। अगर मैंने उसको एक्साइटेशन की जगह आयनाइजेशन एनर्जी दे दी, आयनाइजेशन का मतलब होता है एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव दी इलेक्ट्रॉन। रिमूव करने का मतलब है कि वो फर्स्ट ऑर्बिट से कहां चला गया? इंफिनिटी। मैं हमेशा बताती हूं कि n2 की वैल्यू इंफिनिटी लेनी है, 1/∞ 0 हो जाएगा। जब आपने एक्साइटेशन एनर्जी निकालनी है तो आपको बता रखा होगा कि इलेक्ट्रॉन कहां से कहां एक्साइट हो रहा है। अगर नहीं बता रखा तो आपको खुद अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी है तो मतलब वो फर्स्ट से सेकंड पे जा रहा है, सेकंड एक्साइटेशन एनर्जी है तो मतलब वो फर्स्ट से थर्ड जा रहा है, मतलब फर्स्ट से ही जाएगा ना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की ग्राउंड स्टेट, हाइड्रोजन की ग्राउंड स्टेट तो क्या होती है? n=1। एक्साइटेशन एनर्जी पे वो ऊपर जाएगा, फर्स्ट से सेकंड भी जा सकता है, फर्स्ट से थर्ड भी जा सकता है, फर्स्ट से फोर भी जा सकता है। लेकिन वो डिपेंड करेगा कि आप उसको फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी दे रहे हो, मतलब वो 1 से 2 में जा रहा है। अगर आप उसको सेकेंड एक्साइटेशन एनर्जी दे रहे हो, मतलब वो 1 से 3 जा रहा है। लेकिन अगर कहीं लिख दिया कि आपने उसको आयनाइजेशन एनर्जी दे दी, आयनाइजेशन एनर्जी का मतलब है कि 1 से वो 2 या 1 से वो 3 नहीं जा रहा, वो 1 से बिल्कुल बाहर जा रहा है और बाहर का कोई ऑर्बिट ही नहीं है, तो मतलब वो इंफिनिटी पे चला गया। तो मैं वही बोल रही हूँ कि अगर आपको निकालना हो कैलकुलेट दी एनर्जी गिवन टू आयनाइज द इलेक्ट्रॉन, तो मतलब n1 1 ले लेना, n2 क्या ले लेना, और इंफिनिटी लेके फायदा है क्योंकि 1/∞ क्या हो जाएगा। तो ये फैक्टर तो आपको कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी क्योंकि ये फैक्टर तो ऑटोमेटिकली क्या हो गया? 0। यू विल जस्ट हैव टू सॉल्व n1 का स्क्वायर लेके आपको डिवाइड करके आंसर आ जाएगा। तो हियर इज द क्वेश्चन। ये दोनों क्वेश्चन आप करो मत, जस्ट समझ लो। पहले क्वेश्चन में आपको फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी निकालनी है, तो बताओ क्या लोगे? फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी के लिए n1 क्या लोगे और n2 क्या लोगे? 1 से कहां जाएगा एक्साइट होगे? 2 में, दैट इज फर्स्ट। अगले पार्ट में आपको क्या निकालनी है? नाउ गाइस, जिन लोगों ने नहीं पढ़ रखा उनको समझ ही नहीं आएगा कि आयनाइजेशन एनर्जी कैसे निकालें, लेकिन जिनको पता है उनको पता है कि आयनाइजेशन एनर्जी इज एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द, मतलब इलेक्ट्रॉन इनिशियली 1 पे था और आपने उसको उठा के बिल्कुल, जैसे यहाँ पे भी कोई बच्चे ट्यूशन पे बैठे हैं, उनको बिल्कुल मैं बाहर ही निकाल दूं ट्यूशन से, है ना, तो वो कंडीशन हो जाएगी। तो उस केस में वो ट्यूशन के बाहर है तो मेरे लिए वो इन्फिनिटी पे है, चाहे वो बाहर ही बैठा रहे पार्क में, इंतजार करता रहे कि हाँ शायद मेरे को ट्यूशन अटेंड करने के लिए बुलावा आ जाएगा, बट नहीं आएगा, है ना। तो n1 की वैल्यू 1 लेनी है, जिसके लिए उसको अभी तक पता ही नहीं लग रहा कि किसके लिए, इतने लल्लू बच्चे हैं। देखो हियर इज द कैलकुलेशन, फॉर्मूला याद करो, -13.6 z² ब्रैकेट में 1/n1² -1/n2
N1 की वैल्यू क्या पुट कर दी 1, N2 की वैल्यू क्या पुट कर दी, देख लो गोल्डन चीजें हैं, ये चीजें याद होनी चाहिए, 1/4 बस कैलकुलेशन हो जाएगी। फिर मैंने क्या कैलकुलेट किया गाइस, आयनाइजेशन एनर्जी में N1 हाथ देख। अगर आपको पेपर से पहले रिवीजन मिल रही है, आपको उस चीज का बेनिफिट उठाना चाहिए। N1 नहीं, थैंकफुली पढ़ो, N1 की वैल्यू क्या है, मुझे आपका थैंक्स लेके क्या करना है, N1 की वैल्यू क्या लेनी है, N2 की वैल्यू, या वेरी गुड, चलो डन। अब देखो कितना इजी हो गया ना, N1 की वैल्यू 1 थी, मेरा स्लो हो रहा है आपकी वजह से, हरी अप, मेरे को पूरा चैप्टर रिवाइज कराना 2 दिन। N1 की वैल्यू 1, N2 की वैल्यू, ये 0 हो गई, और 1 is to 1, तो 1 into समथिंग इज समथिंग, तो बस आंसर आ गया माइनस, मतलब जिस चीज को 1 से मल्टीप्लाई करोगे वो समथिंग ही तो आंसर आएगा। -13.6 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो -13.6 आएगा, 2 को करोगे तो 2 आएगा, समथिंग को करोगे तो समथिंग आएगा। हाँ, नाउ व्हाट वाज द सक्सेसफुलनेस ऑफ बोर मॉडल, कोई बताएगा आपके हिसाब से बोर मॉडल इतना सफल क्यों रहा? इसने एटम की स्टेबिलिटी का रीजन दिया। रदरफोर्ड से पूछा कि तेरे मॉडल में इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में गिरते क्यों नहीं है, रदरफोर्ड तो ब्लैंक हो गया, पर बोर ने बताया कि इसीलिए नहीं गिरते क्योंकि जितना आउटवर्ड फोर्स है उतना ही, तो एक तरह से उसने एटम की स्टेबिलिटी का क्या दिया रीजन, व्हाई एन एटम इज स्टेबल, बिकॉज on electrons there are 2 forces acting। एरिक जिससे बात करेगा ना उसको तो मैंने कुछ कहना नहीं, बाकी जो उसको जवाब देंगे वो देखना क्या पनिशमेंट, घर फोन जाएंगे आज, देख लेना आज, बस मैं और आज करने वाली हूँ जिनको मैं नोटिस कर रही हूँ, फिर वो अपनी जस्टिफिकेशन मैम को देंगे, उनके पेरेंट्स, मैं मैम को भी नाम देने वाली हूँ क्लास के बाद। A single kid cannot do anything if others are going to respond him। वो उसने तो जल्ला, उसको तो नंबर चाहिए नहीं, तुम लोगों ने भी उसकी तरह बनना है, तुमने अपनी लाइफ में बनाने की यही, उसके 1 नंबर, उसके मार्क्स आते हैं कोई टेस्ट में 9 नंबर में, मैं 9 आ गए, तुमने वही बनना है। यू विल बिकम व्हाट कंपनी यू विल चूज। उसके नंबर 9 आते हैं, 20 में हो गया था, मेरे तो बहुत नंबर आ गए, एंड नाउ यू डिसाइड दैट व्हाट यू वांट टू बी। बोर ने और क्या सक्सेसफुल थी, बोर ने रेडियस कैलकुलेट करना सिखाया। He explained the line spectra. Now let's come to the next topic. अगला टॉपिक है एटॉमिक स्पेक्ट्रा। अब एटॉमिक स्पेक्ट्रा क्या होता है, पहले हमें लगता था कि स्पेक्ट्रा क्या होता है, व्हाइट लाइट आती है प्रिज्म से, वो डिस्पर्स हो जाती है 7 कलर्स में, है ना, उस विबग्योर को हम स्पेक्ट्रम बोलते थे, हमारे लिए स्पेक्ट्रम था वो रेनबो का 7 कलर्स का पैटर्न या दैट बैंड ऑफ 7 कलर्स। लेकिन साइंटिस्ट ने देखा कि एटम्स का भी स्पेक्ट्रा होता है, क्योंकि जब साइंटिस्ट को बड़ी वो क्यूरियोसिटी हो रही थी कि एटम कैसा है, उसका मॉडल कैसा है, तो उन्होंने जानने के लिए क्या किया, एटम्स को हीट करते रहते थे। तो साइंटिस्ट ने देखा कि एटम्स भी ना कुछ रेज एमिट करते हैं, जैसे वो रेज विजिबल रीजन में भी लाई कर सकती हैं, और वो रेज यूवी रेज में भी लाई कर सकते हैं, इंफ्रारेड रेज में भी लाई कर सकते हैं। अब जो एक एटम होता है ना, अब जैसे सोडियम है, अगर सोडियम को एक्साइट करने पे देखा गया कि सोडियम 5846 एंगस्ट्रॉम की येलो लाइट एमिट करता है, तो सोडियम के अलावा कोई और एटम वो लाइट नहीं एमिट करेगा। यानी कि एटॉमिक स्पेक्ट्रा लाइक फिंगरप्रिंट्स ऑफ एन एटम। हर एटम का जो एटॉमिक स्पेक्ट्रा होता है वो बहुत यूनिक होता है। दैट मीन्स जो हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रा होगा और जो सोडियम का स्पेक्ट्रा होगा, इट कैन नॉट बी सेम। और अगर कोई स्पेक्ट्रा एक एटम के लिए फिक्स है और वो स्पेक्ट्रा किसी और एटम का नहीं हो सकता, है ना। अब ये तो पता लग गया कि एटम जब एक्साइट किए जाते हैं तो वो कुछ रेज एमिट करते हैं, और जब उन रेज को प्रिज्म से पास करके स्पेक्ट्रोस्कोप पे ऑब्टेन किया जाता है उसको बोला जाता है एटॉमिक स्पेक्ट्रा। अब जो एटॉमिक स्पेक्ट्रा होता है ना,
वो व्हाइट लाइट के स्पेक्ट्रा की तरह नहीं होता। मतलब अगर मैं एक सोडियम की बात भी करूं कि मैंने सोडियम को एक्साइट किया, इसमें से रेज निकली, फिर मैंने उस रेज को ऑब्जर्व किया, तो लेट्स से 5846 और एक 5849 एंगस्ट्रॉम पे दो लाइट्स मिल रही हैं और दोनों विजिबल रीजन में लाई करती हैं, एक थोड़ी लाइट येलो होगी, थोड़ी डार्क येलो। तो अब ये जो है ना दो लाइंस मिल रही हैं, लाइक इट्स नॉट लाइक व्हाइट लाइट का स्पेक्ट्रा कि आपने कभी रेनबो वाला स्पेक्ट्रा देखा होगा तो उसमें लाइंस नहीं होती कि पहले वॉयलेट है, फिर इंडिगो है, फिर ब्लू है। ऐसा लगता है कि एक कलर दूसरे से निकल रहा है, मर्ज कर रहे हैं, वो कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा होता है बिकॉज उसमें कोई वेल डिफाइंड बाउंड्रीज नहीं होती। ऐसा नहीं पता लगता कि कब वॉयलेट खत्म हो रहा है, ऐसा लगता है अभी वॉयलेट खत्म नहीं हुआ उसी में से इंडिगो निकल गया, अभी ब्लू खत्म नहीं हुआ उसी में से ग्रीन निकल गया। सो एटॉमिक स्पेक्ट्रा नॉर्मल स्पेक्ट्रा से कैसे अलग है? एटॉमिक स्पेक्ट्रा इज अ डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा, it's a discontinuous spectra or it's a line spectra, it is not a continuous spectra like a white light spectra, क्योंकि white light के स्पेक्ट्रम में एक कलर दूसरे कलर में मर्ज हो रहा होता है और उसमें कोई वेल डिफाइंड बाउंड्रीज नहीं होती। लेकिन एटॉमिक स्पेक्ट्रा को जब एक्साइट करके ऑब्टेन किया जाता है तो हमें जिन जिन रेज की वो लाइट एमिट कर रहा होता है एटम, जैसे अब ऑब्वियसली सोडियम ने एक 5846 एंगस्ट्रॉम की लाइट एमिट करी और एक 5849 एंगस्ट्रॉम की लाइट एमिट करी, तो हमें दो येलो लाइंस मिल गई, बट इन दो येलो लाइंस के बीच में डार्क था। ऐसा नहीं लगा कि एक कलर दूसरे कलर में से निकल रहा है। तो कई बार ये क्वेश्चन आ जाता है। और एटॉमिक स्पेक्ट्रा भी दो तरह से ऑब्टेन कर सकते हैं। एक तो ये तरीका है कि तुमने एटम को एक्साइट किया और एटम ने खुद रेज एमिट करी। अब खुद रेज एमिट कर रहे हैं तो दिस स्पेक्ट्रा इज नोन एज एमिशन स्पेक्ट्रा। इस स्पेक्ट्रा को क्या बोला जाता है? दूसरा तरीका भी था, अगर आप एक दूसरा तरीका क्या होता है, पहले से ही डोंट टॉक, आप पहले से ही व्हाइट लाइट उस एटम को दे दो जिस एटम का आप स्पेक्ट्रा स्टडी करना चाहते हो, तो पता क्या होगा? एटम क्या करेगा, जो रेज वो एमिट करना चाहता था, जैसे वो 5846 और 5849 की येलो लाइंस एमिट कर रहा था, अब ये पहले उन रेज को एब्जॉर्ब कर लेगा। तो क्या होगा कि जो व्हाइट लाइट निकलेगी जब इसको स्पेक्ट्रोस्कोपी पे देखा जाएगा तो उल्टा 5846 और 5849 जो रेज येलो लाइंस ये एमिट करना चाहता था वहां पे भी डार्क लाइंस मिलेंगी। क्या मिलेंगी? देखो एटॉमिक स्पेक्ट्रा तो सेम ही है बट तरीका बदल गया। पहले हम एटम को एक्साइट कर रहे थे, एक्साइट करने का मतलब उसको हीट कर रहे थे, उसको इलेक्ट्रिसिटी पास कर रहे थे, तो एटम ने खुद रेज एमिट कर दी। क्या एमिट कर दी? रेज। ठीक है, 5846 और 5849 की या जो भी वेवलेंथ की वो कर रहा है। जब तो एटम खुद एमिट कर रहा है तो जो रेज भी वो एमिट कर रहा है येलो लाइंस की या जो भी, वो कलर्ड स्पेक्ट्रा होगा। क्या होगा? दूसरा तरीका है एटम स्पेक्ट्रा ऑब्टेन करने का कि तुम पहले ही एटम को लाइट दे दो। अगर तुम उसको पहले ही व्हाइट लाइट पास करोगे तो एटम क्या करेगा कि जो रेज वो एमिट करने वाला था, येलो लाइंस 5846 वाली 5849, वो व्हाइट लाइट में से वही दो कलर एब्जॉर्ब कर लेगा। अब जो उसने एमिट करने थे वो दो कलर तो उसने क्या कर लिए? एब्जॉर्ब। तो अब जो लाइट निकली हमें 5846 और 5849 एंगस्ट्रॉम, जो उसकी पहचान थी कि ये सोडियम का स्पेक्ट्रा है, अब हमें उसी वेवलेंथ के कॉरेस्पॉन्डिंग स्पेक्ट्रा मिला बट येलो लाइंस का नहीं, डार्क लाइंस का, क्योंकि वो कलर तो उसने क्या कर लिया? एब्जॉर्ब। सो देयर आर टू वेज टू ऑब्टेन द एटॉमिक स्पेक्ट्रा। एक एटम को एक्साइट करके उसको इतना मजबूर कर दो कि वो खुद रेज एमिट करे, खुद क्या कर दे? रेज एमिट। सच ए स्पेक्ट्रा इज नोन एज एमिशन, उसने खुद एमिट किया। दूसरा वे क्या है एटॉमिक स्पेक्ट्रा को ऑब्टेन करने का कि आप इनिशियली रे पास करो व्हाइट लाइट की और एटम खुद वो कलर्स को क्या कर ले? एब्जॉर्ब, और फिर जो रेज निकले उनको ऑब्जर्व किया जाए तो जो कलर वो एमिट करने वाला था उसके कॉरेस्पॉन्डिंग आपको क्या मिल जाएंगी? डार्क लाइंस। सो सच ए स्पेक्ट्रा इज नोन एज एब्जॉर्प्शन। इसको क्या बोला जाएगा? Why I am फोकसिंग बिकॉज कई बार मैंने देखा है कि डिफरेंस आता है। तो क्या लिखोगे डिफरेंस? पहला डिफरेंस लिखोगे कि एमिशन स्पेक्ट्रा ऑब्टेन करने के लिए एटम को एक्साइट किया जाता है बाय गिविंग हीट और इलेक्ट्रिसिटी, ताकि एटम खुद रेज क्या करे? एमिट। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा में हम पहले से लाइट पास कर देते हैं तो जो कलर वो एमिट करने वाला था वो क्या कर लेता है? वो एब्जॉर्ब। सेकेंड डिफरेंस क्या दोगे? एमिशन स्पेक्ट्रा कंसिस्ट ऑफ कलर्ड लाइंस,
emission spectra consists of colored lines, absorption spectra consists of dark lines, क्योंकि उसने जो colored lines emit करनी थी वो तो उसने खुद ही क्या कर ली, absorb। yes उमेश। स्पेक्ट्रोस्कोपी एक टेक्निक होती है जिस टेक्निक से हम ये स्पेक्ट्रम ऑब्टेन करते हैं, जिसमें हम प्रिज्म और हमारे पास जो पूरा सेटअप होता है जिसमें हम लाइट जो रेज आ रही होती है उनको ऑब्जर्व करने के लिए प्रिज्म से पास करते हैं, और फिर जो फाइनली रेज निकलती हैं उनको हम एक स्पेक्ट्रोस्कोप या जो वो स्क्रीन होती है जिसको फ्लोरोसेंट मटेरियल या फोस्फोरेंट मटेरियल से बनाया जाता है ताकि जो वहां पे पड़े वो रेज तो सिंटिलेशंस प्रोड्यूस हो, ताकि पता लगे कि सच में रेज आई हैं। तो इस पूरे सेटअप को जो स्टडी करने के लिए स्पेक्ट्रम, उसको स्पेक्ट्रोस्कोपी कहा जाता है। ना हमने जब पहले डिस्कस किया कि येलो कलर की बीच वाली जगह सारी डार्क हुई, तो इसमें ऑलरेडी डार्क लाइन है, तो डिस्टिंग्विश कैसे करेंगे डार्क लाइन और डार्क लाइन? नहीं, सारी डार्क लाइंस तो नहीं है, मतलब कहने का मतलब है कि इन्हीं वेवलेंथ के कॉरेस्पॉन्डिंग रेज आएंगी, सिंटिलेशन प्रोड्यूस होगी, बट कलर नहीं दिखेगा, लेकिन उसी वेवलेंथ के कॉरेस्पॉन्डिंग हमें दिखेगा। जैसे वहाँ पे मार्किंग लगी हुई की, तो जिस मार्किंग के कॉरेस्पॉन्डिंग सिंटिलेशन प्रोड्यूस होगी हमें पता लग जाएगा, लेकिन ये कि कोई कलर नहीं दिखेगा, ये मतलब है। हाँ हाँ जी। अब ठीक है, एटम स्पेक्ट्रम नहीं, वो बैटरी की वजह। हाँ हाँ जी। अब ये बात तो पता लग गई थी कि एटम्स भी वाइट लाइट की तरह स्पेक्ट्रा देते हैं, बट क्यों देते हैं? क्यों एक एटम को जब आप एक्साइट करते हो तो वो क्यों रेज एमिट करता है? तो इसका आंसर भी किसने दिया था? बोहर ने। बोहर ने हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रा एक्सप्लेन। यार आर यू गाइस फूलिश? इतनी बार बोलने के बाद भी नहीं समझ आती तुम लोगों को। बोर वॉज सक्सेसफुल इन एक्सप्लेनिंग द हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा। पहले मैं बता देती हूँ कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा था क्या, फिर बताऊंगी कि बोर ने क्या एक्सप्लेन किया। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा को ऑब्टेन करने के लिए हाइड्रोजन गैस को लिया, उसको इलेक्ट्रिसिटी पास करी, और हाइड्रोजन गैस ने जब रेज एमिट करी तो उनको जब स्टडी किया गया तो 5 तरह की अलग अलग रेज मतलब डिस्कवर हुई। सबसे पहले डिस्कवर करी बाल्मर ने जो रेज डिस्कवर करी जो हाइड्रोजन एटम से निकल रही थी वो विजिबल रीजन में लाई करती थी। कौन से रीजन में लाई करती थी? विजिबल। और इसकी डिस्कवरी किस साइंटिस्ट ने करी थी? तो इस सीरीज का नाम क्या पड़ गया? बाल्मर। फिर आया लाइमन ने देखा कि बाल्मर सिर्फ विजिबल रीजन में लाइट्स नहीं रेज एमिट होती, कुछ रेज ऐसी भी एमिट होती हैं जो दिखाई नहीं देती बट कौन से रीजन में लाई करती हैं? यूवी रीजन में। उसको किसने डिस्कवर किया था? लाइमन। तो उस सीरीज ऑफ रेज का जो हाइड्रोजन ने एमिट करी थी और जो यूवी रीजन में लाई करी थी उसको क्योंकि लाइमन ने डिस्कवर करा था तो उस सीरीज का नाम क्या पड़ गया? लाइमन सीरीज। लाइमन और बाल्मर के बाद आया पास्चन ने कहा कि ज्यादा मत खुश हो कि तुमने बहुत बड़ी डिस्कवरी कर दी। Even in infrared rays, some of the rays are emitted, which was discovered by Paschen. कुछ वेवलेंथ ऐसी भी होती है जो इंफ्रारेड रेज में लाई करती हैं, जिसकी डिस्कवरी किन साइंटिस्ट ने करी थी? पास्चन। तो उसका नाम किस पे पड़ गया? पास्चन। देन सिमिलरली ब्रैकेट केम एंड देन पीफंड। ब्रैकेट एंड पीफंड वर आल्सो लाइंग इन इंफ्रारेड। तो हाइड्रोजन जो कि सोचो सिंपलेस्ट एटम है, जो कि 1 इलेक्ट्रॉन एटम है, जिसको एक्साइट करा तो वो ऐसी रेज भी निकाल रहा था जो विजिबल रीजन में लाई कर रही थी, ऐसी रेज भी निकाल रहा था जो यूवी रीजन में भी लाई करती थी। तो जस्ट इमेजिन कि जो हायर एटम्स होंगे उनका स्पेक्ट्रा कितना कॉम्प्लिकेटेड होगा। बट लकीली यू हैव ओनली 1 स्पेक्ट्रा इन योर सिलेबस। आपके सिलेबस में सिर्फ एक ही एटम का स्पेक्ट्रा है जो कि हाइड्रोजन है। तो are we able to learn how many series are there in the hydrogen spectra? The first one was, the second one was, third one was, fourth one was, fifth one was.
Lyman series lies in which region? And prefront? In. And Balmer? And bracket? लास्ट 3 वाले इंफ्रारेड है, लास्ट 3 वाले इंफ्रारेड है। बाल्मर किस में है? अब मैं कल कंटिन्यू करूंगी कि बोर ने क्या बताया था कि कब रेज लाइमन में लाई करेंगी, कब रेज बाल्मर में लाई करेंगी। तो कल मैं आपको चैप्टर 2 फिनिश कर दूंगी, बट परसों टेस्ट चैप्टर 2 का नहीं है, परसों टेस्ट किसका है? चैप्टर कर देती हूँ चार्ज, वो वैसे पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं है। मैं आई चार्ज, आई हैव अ चार्ज। देखो सिर्फ 10% चाहिए, तुम्हें भी तो 10% में ही पढ़ा है। इट्स अ फास्ट चार्जिंग, इट ओनली टेक्स फ्यू सेकंड्स टू चार्ज। अच्छा मेरी बात सुन लो, वेडनेसडे का टेस्ट मैंडेटरी है फॉर ऑल। If anyone is thinking or planning to skip it, please ask your parents to talk to me, because इस बार मेरे को किसी ने मैम टुडे आई एम नॉट कमिंग बिकॉज आई एम नॉट गोइंग टू लिसन आपके बहाने, मैम टुडे दिस खुद ही मैसेज लिख देते हैं। किसी को हाई फीवर है, किसी को बाहर जाना है। नो, अगर आपको हाई फीवर है तो डॉक्टर की मेडिकल रिपोर्ट आनी चाहिए। रिपोर्ट आ जाएगी मैं रिपोर्ट भेज दूं अपनी। See you tomorrow. Please prepare this chapter 4 MOT, every important topic. क्या